जितना ये 2 साल 11th-12th तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए। स्पीड और फ्रस्ट्रेशन को कैसे काबू में लाएं? बहुत पहले जो सपना देखा था कि कभी हम भी एम्स जाएंगे, एमबीबीएस करेंगे। आपने 11th में ऐसी कौन कौन सी गलतियां की जिसका आपको आज रिग्रेट? लाइक आपको हर एमसीक्यू पे इतना काम करना है कि बहुत लोग ऐसे करते हैं कि हमें रिवाइज करना है तो वो पेपर लिख देते हैं। बाकी जो अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या सलाह देना चाहोगे? नमस्कार दोस्तों, मैं विभा चौधरी गुरुकृपा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूं और इस वक्त हम मौजूद हैं ऋषिकेश की वादियों में। आप देख सकते हैं पीछे ऋषिकेश की वादियां हैं, पहाड़ है, पानी है, पत्थर है, बहुत सी चीजें हैं। और एक खास बात यह है कि ऋषिकेश में है एम्स। एम्स वो सपना जो बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में और आंखों में पल रहा है और आज हम इसीलिए ऋषिकेश पहुंचे हैं ताकि हम आपसे रूबरू करवा सकें गुरुकृपा से सेलेक्ट होकर आए ऋषिकेश एम्स में पहुंचे हमारे अपने बच्चों से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि एक खाली ओएमआर शीट और गले में डले हुए स्टेथोस्कोप के बीच की दूरी कितनी है? ये दूरी सिर्फ किताबों के पन्नों की नहीं, ये दूरी है उस 11वीं के बच्चे की घबराहट की, उस 12वीं के बच्चे की रातों की नींद की और उस ड्रॉपर के अकेलेपन की, जब उसे बंद कमरे में बैठकर खुद को यह विश्वास दिलाना पड़ता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। अक्सर टॉपर्स के इंटरव्यू में सिर्फ जीत का जश्न दिखता है, लेकिन गुरुकृपा जश्न से ज्यादा टॉपर के संघर्ष का सम्मान करता है। यही कारण है कि गुरुकृपा के आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं बल्कि बच्चों की जिद का सबूत है। लगातार दूसरे साल ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक और इस साल 2711 से ज्यादा जीसीआईएंस का मेडिकल कॉलेजेस में जाना और सबसे ज्यादा गर्व की बात 315 जीसीआईएंस ने 12th फाउंडेशन के साथ पहले ही प्रयास में अपना सिलेक्शन लिया है। आज हम कोई हवाई मोटिवेशन नहीं देंगे, आज हम उन अनकही और जमीनी लड़ाइयों की बात करेंगे जिनसे लड़कर बेटियां इतिहास रचती है। तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ देवभूमि एम्स ऋषिकेश की दो होनहार बेटियां अंतिमा और तनिषा से। तनिषा और अंतिमा, आप दोनों का गुरुकृपा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आज आप जिस सपने की शुरुआत आपने सीकर से गुरुकृपा से की थी, व्हाइट एप्रन की, आज वही पहन के आप वापस जीसीआई के सामने, तो आपको कैसा लग रहा है? मैम बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो सपना घर वालों ने लिया था, जो मैंने सोचा था कि डॉक्टर बनना है, व्हाइट कोट पहनना है, लोगों के लिए कुछ करना है, वो सब हो रहा है। यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा है। जिस चीज के लिए हमेशा से ऐसे था, बहुत मेहनत की थी, अपने घर वालों से इतने दूर गए थे, दिन रात पढ़ के सब कुछ एक करके जो किया था वो बहुत हेल्पफुल था। और आज ये पहन के यहाँ बैठ के आप लोगों से वापस से मिलके ऐसे लग रहा है कि हमारी पुरानी फैमिली वापस से हमें मिलने आई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अंतिमा, आप क्या कहना चाहेंगी? मैम बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बहुत पहले जो सपना देखा था कि कभी हम भी एम्स जाएंगे, एमबीबीएस करेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, व्हाइट कोट पहनने का हमें भी एक ऑफिशियली मौका मिलेगा, आज वो पूरा हो गया है। और मतलब पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं कि उनके बच्चे भी मतलब इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनको मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमें भी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हाँ, हमने हमारे पेरेंट्स के सपने पूरे करे हैं। लाइक मेरे फादर का बहुत पहले से सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, तो फाइनली मैंने वो पूरा किया है, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आप दोनों का सपना तो पूरा हो गया है, लेकिन अभी जीसीआई में अभी फिर से आप ही की दिखाई हुई राह पे चलने वाले बहुत सारे बच्चे, आप ही जैसे सपने उनकी आंखों में पल रहे हैं, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं उन्हीं का एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि बच्चे कहते हैं कि 10th तक तो हम लोग 1 घंटे में 3 चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लेते थे, इतने जल्दी हम लोग रिवाइज कर पाते थे, लेकिन जैसे ही 11th में आते हैं तो हम लोग 1 घंटे में फिजिक्स के 10-15 क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो ये इससे फ्रस्ट्रेट भी होने लग जाते हैं। तो इसको, स्पीड और फ्रस्ट्रेशन को कैसे काबू में लाएं, कैसे अपनी स्पीड बढ़ाएं और फ्रस्ट्रेशन को कम करें? तो जैसे मैम आपने कहा कि 10th के बाद जैसे ही कोचिंग में हम आते हैं 11th में, तो हमारा पूरा ही पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। जैसे हम सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव जैसे अप्रोच करते हैं तो हमें बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। जैसे पहले आपने बताया 1 घंटे में 3-3 चैप्टर रिवाइज होते हैं, तो अब आपका अप्रोच ही अलग है ना, आपको बहुत डीपली पढ़ना है। लाइक आपको हर एमसीक्यू पे इतना काम करना है कि दोबारा वो आए तो आप उसमें गलती ना करो, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम तो लग ही जाता है। तो हमें धीरे धीरे खुद पे भरोसा रखना होगा, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी ऑब्जेक्टिव अप्रोच की भी। तो बस यही है, खुद पे भरोसा रखो और मतलब पढ़ते रहो, कंटिन्यूटी मेंटेन रखो, छोड़ो मत बीच में। चाहे तुम्हारा कितना ही डाउनफॉल हो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं नहीं हो पाएगा, तो अपने पेरेंट्स से बात करो, मेंटर से बात करो, वो तुम्हें समझाएंगे
तो बस वही कंटिन्यूटी मेंटेन करो और हो जाएगा। नीट के एग्जाम में 11th और 12th दोनों क्लासेस के पूरा सिलेबस आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा भी हो जाता है कभी आपने छुट्टी ले ली, घर में कोई फंक्शन हुआ या फिर किसी और कारण से बैकलॉग हो जाता है, तो उसको कैसे कवर करना चाहिए लास्ट मोमेंट तक? जैसे कि मैम कभी भी घर पे कोई फंक्शन हो या फिर बीमार हो जाए, जैसे आपने कहा बैकलॉग हो जाता है। मेरा भी बहुत बार बैकलॉग हो जाता था कि कभी घर वाले की याद आ गई तो पापा बुला लेते थे, तो मैं घर चली जाती थी या फिर कोई फंक्शन में मैं घर चली जाती थी। फिर वापस आते जैसे 11th-12th में बहुत हम माइनर होते थे, तो जैसे कि छुट्टी ले ली फिर माइनर दिया, तो बहुत कम नंबर आते थे। तो उस पेपर को देख के ऐसे एनालाइज़ करके कि उसमें ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। पहले तो डाउट काउंटर हमारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव रहते हैं। तो डाउट काउंटर पे बैठे रहते हैं, तो हम जाके उनसे पूछ लेते हैं कि सर इस चैप्टर में क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, या फिर आप एक बार इसको हल्का-हल्का रिवाइज़ करा दो कि कैसे-कैसे करना है। फिर जैसे अपने रूममेट से अच्छी बना के रखो, वो आपको पूरा समझा देगा कि कैसे-कैसे है। और पेपर जो तुम माइनर में दिया है, पेपर मत छोड़ो, मेन तो वही है। माइनर दिया है उसको सॉल्व करो घर आके, फिर वहाँ तो कर ही लिया, वहाँ तो नहीं होगा ऑफ कोर्स क्योंकि तुमने छोड़ दिया है उस टॉपिक को। रूम पे आओ, अपने टीचर से पूछो, अपने फ्रेंड से पूछो, खुद सॉल्व करो। ऐसे धीरे-धीरे जैसे-जैसे पेपर होंगे उसी टॉपिक के, तो वो अपने आप रिवाइज़ होता जाएगा, वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। और एंडिंग के अंदर जैसे बुढ़ानिया सर बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। बार-बार उसी टॉपिक का सर को पता रहता है कि इसमें बच्चे कमज़ोर हैं, इसमें इसके ज़्यादा क्वेश्चन भी आएँगे, इसमें कम गलत भी ज़्यादा करेंगे। तो सर उस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस देते हैं, उसका बार-बार पेपर करवाते हैं, तो बैकलॉग उससे चला जाएगा। अंतिमा, आपने 11th में ऐसी कौन-कौन सी गलतियां की जिसका आपको आज रिग्रेट है, या फिर आप चाहते हो कि बाकी स्टूडेंट्स जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ना करें? मैम जैसे आपने कहा 11th में क्या-क्या गलतियाँ, तो मेरी सबसे बड़ी गलती तो यही थी कि मैं अपने डाउट्स क्लियर नहीं करती थी। जो मैंने एग्ज़ाम में गलती करी है, जो मुझे नहीं आया या जो मेरे को रिवीज़न के टाइम पे, स्टडी के टाइम पे भी जो डाउट्स आते थे, मैं उनको हेजिटेट करती थी पूछने से कि मतलब टीचर क्या सोचेंगे, क्लासमेट्स क्या सोचेंगे, इसको ये भी नहीं आता। तो मतलब हेजिटेट मत करो, तुम्हारा चाहे कितना ही ईज़ी डाउट हो, बट उसको तुम पूछो। तुम जब तक उसको क्लियर नहीं करोगे, तुम्हारा वो रिपीट पे गलत होगा और फिर तुम लास्ट में जाके रिग्रेट करो। इससे अच्छा है कि तुम उसको साथ-साथ क्लियर करते चलो। किसी को वहाँ किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपना प्रिपरेशन करके मतलब अपने उसको लेके चलते हैं। तो कोई तुम्हारे बारे में, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई तुम्हें जज करेगा कि ये इतना ईज़ी सवाल कर रहा है, इसको ये भी नहीं आता है। और दूसरा यही कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, मतलब जितना ये 2 साल 11th-12th तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, उतना ही तुम्हारे लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि जितना तुम डिस्ट्रैक्ट होगे, तुम अपने लाइक प्रिपरेशन में उतने ही तुम अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। मतलब डिस्ट्रैक्शन लाइक फ़ोन हो गया या बाहर घूमना हो गया, तो जितना कम करके रखो उतना सही है। आपको किस तरह के डिस्ट्रैक्शंस थे और उससे आपने कैसे ओवरकम किया? नहीं, मैंने जैसे ऐसे तो कोई ख़ास नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे मैंने पीजी में वो किया था, एडमिशन लिया था, तो मैं फ़ोन का ही रहता था मेन, तो कि फ़ोन चला लें। 10th से निकले थे बाहर, तो ये था कि हाँ फ़ोन मतलब खुद का तो नहीं, जैसे फ्रेंड्स का, तो फ़ोन चला लो, यही था। लेकिन फिर मैंने खुद ही मतलब जीसीए हॉस्टल में एडमिशन ले लिया था, तो जहाँ पे वहाँ फ़ोन अलाउड फ़ोन नहीं है? अलाउ नहीं है बिल्कुल ओके। भी। लाइक 10-15 मिनट पेरेंट्स से बात करो अपना और फिर वापस से अपना स्टडी पे लग जाओ। अभी तो लोगों को कंटेंट क्रिएशन का भी नया चस्का लगा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन फिर भी साथ में कंटेंट क्रिएशन का भी काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं तो यही कहूँगी कि जितना तुम अपने गोल पे फ़ोकस्ड रहोगे, उतना तुम अच्छा कर पाओगे। कंटेंट क्रिएशन के लिए आगे बहुत टाइम है, तुम कॉलेज जाके अच्छे कॉलेज जाओ, जैसे एम्स आ जाओ, ऋषिकेश, तुम्हारे पास कंटेंट ही कंटेंट होगा। वही है, वहाँ तुम अपना फ़ोकस्ड होके प्रिपरेशन करो बस। अच्छा तनीषा, मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगी कि क्लास के अंदर जिस समय क्लास लगती है लगभग 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की, तो उस दौरान टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा एकदम जोन आउट हो गया, वो कुछ और सोचने लग गया, वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया? मैम मैं जब 10th से 11th में आई थी, तो स्टार्टिंग में जब टीचर्स पढ़ाते थे, तो ऐसे ऐसे होता था कि मतलब इतना पढ़ने का वो था भी नहीं, तो टीचर पढ़ाते थे या तो नींद आने लग जाती थी, या फिर ऐसे मतलब ऐसे पता ही नहीं चलता था क्लास खत्म कैसे हो गई। इतनी भयंकर स्टार्टिंग में इतनी नींद आती थी, क्योंकि अपन खाना खा के, मेरा शाम का शिफ्ट रहता था, तो खाना खा के फिर क्लास में जाते थे, तो बहुत नींद आती थी। या फिर जब नींद आना बंद हुआ, जब हमने ऐसे फोकस रहना स्टार्ट किया, तो
धीरे 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 फिर वो डिस्ट्रैक्ट होने लग गए। जैसे टीचर पढ़ा रहा है लेकिन मैं कुछ और ही सोच रही हूँ, ओवर थिंकिंग आ रहा है। पहले तो ऐसे आता था कि मतलब होगा नहीं होगा, डॉक्टर बन जाऊंगी तो किस मतलब ऐसे कुछ कर तो पाऊंगी क्या। जैसे हम बहुत से फोन में देखते हैं, न्यूज आता है कि ऐसे हो रहा है, डॉक्टर को ऐसे ऐसे करना पड़ता है, इतनी हार्ड हार्ड सर्जरी होती है, इतने इतने घंटे खड़ा रहना पड़ता है। तो जब टीचर पढ़ा रहा होता है या फिर वो भी अपनी किसी बात के बारे में बता रहा होता है तो ऐसे सोचते थे नहीं होगा यार, कैसे होगा। तो ये तो सबके साथ होता है, ओवर थिंकिंग सब करते हैं। अच्छा, तो अब आखिर में बाकी GCANs को जो अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसे कि अभी बहुत कम टाइम बचा है तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। तुम्हें इस टाइम पे मेनली तुम्हें फोकस रखना है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स दो। बुढ़ाने सर बहुत अच्छे से पेपर्स का शेड्यूल रखेंगे और वो लास्ट के 5 दिन में ऐसा शेड्यूल बनाएंगे जिसमें तुम पूरा सिलेबस वापस से रिवाइज कर लोगे। 5 दिन में वो तुम्हें पूरा 2 साल का रिवाइज करवा देंगे। तो अभी टेंशन लेने की तो बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि बुढ़ानिया सर है साथ में। और यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर करो। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि हमें रिवाइज करना है तो वो पेपर नहीं देते, घर रूम पे बैठ के। हाँ, रिवाइज करना अच्छा है लेकिन पेपर देना उससे भी बहुत अच्छा है। तुम पेपर दोगे और घर आके तुम अपनी गलतियां देखोगे तो तुम्हें पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ा ना, तुम्हें बस वो ही पढ़ना पड़ा जो तुमने गलत किया। तो मैं तो ये बोलना मैंने मेनली पेपर्स पे ही ध्यान दिया था। तो बस पेपर्स करते रहो, फोकस रहो, काम रहो, स्ट्रेस मत लो। अगर जब भी स्ट्रेस हो तो घर वालों से बात करो, थोड़ा सा 5-10 मिनट बाहर घूम के आ जाओ और हैप्पी रहो। मेन तो यही, तुम खुश रहो। अगर तुम खुश रहोगे तो सब अच्छा। जैसे नीट के पेपर, हम जब पेपर दे रहे थे तो बायो बहुत ऐसे लेंथी थी। तो जब टाइम देखा तो ऐसे लगा यार बायो तो 10-15 मिनट में कर लेते थे, ये इतना टाइम कैसे लग गया। फिर मैंने केमिस्ट्री खोली, वो भी बहुत गंदी सी थी, ऐसे हार्ड हार्ड क्वेश्चंस थे। थोड़ा बीच में छोड़ के मैं फिजिक्स में गई, बहुत ही गंदे क्वेश्चंस थे। मतलब ऐसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था बोलना क्या चाह रहे, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा था। तो ऐसे पैनिक हो गई, बाहर जाके थोड़ा पानी पिया, काम हुई कि अगर पेपर हार्ड है, सारे टीचर्स यही बोलते हैं कि अगर पेपर हार्ड है तो सबके लिए सबके हार्ड है, लिए है। तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने सेम वही लाइन सोची और मैंने कर लिया। जो हुआ देखा जाएगा, नहीं हुआ तो मेरे पापा बहुत सपोर्टिव है, तो अगर जो भी होगा मेरे पापा मुझे कुछ नहीं बोलने वाले। तो बस हो गया और रिजल्ट अच्छा आ गया। तनिषा, जैसा तुमने बताया कि तुम्हारे पापा बहुत सपोर्टिव है, पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं और ऐसा सिलेक्शन का कोई प्रेशर भी नहीं था। तो इस दौरान जब आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उस दौरान आपके पेरेंट्स का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में? मैम, मेरा मानना है कि देखो, अगर तुम नीट करने आए हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, तो तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसमें तो कोई भी ऐसा नहीं है कि तुम मेहनत करे बिना तुम्हें सिलेक्शन मिल जाएगा। पर मेन है कि तुम्हारे पीछे जो खड़े हैं वो तुम्हें कितना सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने कभी मुझे कुछ बोला ही नहीं कि मैं ऐसे कैसे कर रही हूँ। उन्होंने मुझे ऐसे भी नहीं पूछा तू पढ़ रही है नहीं पढ़ रही, क्योंकि उन्हें भरोसा था। और उस भरोसे ने मुझे ऐसे मोटिवेट रख रखा था कि मैं कभी छोड़ ही नहीं पाई पढ़ाई करना। और जैसे कि मैंने मेरे बहुत से दोस्तों से मैं सुनती थी कि उनके पेरेंट्स ऐसे बोल रहे हैं कि इतने कम कैसे आ गए, तूने पढ़ा नहीं होगा, फ़ोन मत देखा कर, बाहर मत जाया कर, ऐसे बहुत उन्हें सुनाते थे। पर इतना उनको बोलने के बाद में उनके घर वाले उनको ऐसे कि पढ़ पढ़ ऐसे करके पढ़ाते थे, तो भी उनके इतना अच्छे नंबर नहीं आ पाते थे क्योंकि वो एक प्रेशर था उनके ऊपर। वो पेपर के अंदर भी सोचते थे कि पेपर अगर कोई सा भी क्वेश्चन गलत हो गया तो घर जाके मम्मी डांटेगी या फिर पापा डांटेंगे। पर मेरा ऐसे था कि मैं अगर जो भी करती थी मैं एकदम फ्री माइंड होके करती थी। कभी भी वैसे पेरेंट्स का प्रेशर नहीं रहा था। तो मेहनत तो अलग चीज़ है, लेकिन मेरा ये भी है कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के लिए बहुत सपोर्टिव होना चाहिए। तो लास्ट में आप बाकी जो अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको क्या सलाह देना चाहोगे? उनको बस अब यही सलाह देना चाहूँगी मैं कि लास्ट के 10-15 दिन है, पढ़ना मत छोड़ो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, पेपर मत छोड़ो, मतलब पेपर सारे देते रहो और टेंशन मत लो। सबसे बड़ी चीज़ है कि काम रहो, कूल रहो, पेशेंस के साथ अपना पेपर अटेम्प्ट करो, सिली मिस्टेक्स तुम्हारे उससे बहुत कम होंगी। तो जैसे ये रहता है लास्ट में कि मेरा सिलेबस रिवाइज नहीं हो पा रहा, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, तो वो एक तुम्हारे रिफ्लेक्स में सेट हो चुका है। तुम क्वेश्चंस को देखते ही तुम्हें अपने आप वो कंसेप्ट वापस से ध्यान आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं वहां जाके भूल जाऊंगा, नहीं, ऐसा तुम्हें लग रहा है बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि तुम्हें इतनी बार रिवाइज करा चुके हैं। जैसे बुढ़ाने सर का शेड्यूल ही ऐसा रहता है, एक टॉपिक को कम से कम 5-7-8 बार वो रिवाइज करा चुके होते हैं पेपर्स के थ्रू, और हर क्वेश्चन के थ्रू वो तुम्हें गो थ्रू करा चुके होते हैं। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हें बाहर से आएगा। अब जैसे इस बार का नीट था, वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स था, मैं मानती हूँ, लेकिन वो सबके लिए था
बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि लाइक सबको आ रहा है तुम्हें नहीं आ रहा, तो मतलब ऐसा सर नहीं छोड़ते हैं कोई क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच आप दोनों का। दोस्तों, गुरुकृपा कोई फैक्ट्री नहीं है, ये एक ऐसा मंच है जहां 11वीं का बच्चा डरा हुआ आता है और यहाँ के टीचर्स, यहाँ की टेस्ट सीरीज और यहाँ का सिस्टम उसे एक निडर डॉक्टर बनाकर बाहर निकालता है। अगर आपके अंदर भी ये जिद है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम 2711 सिलेक्शंस और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक की तरह इतिहास के पन्नों में लिखा जाए, तो हम तैयार हैं। 11th फाउंडेशन, 12th फाउंडेशन और ड्रॉपर बैचेस के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। आइए गुरुकृपा के साथ जुड़िए और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखिए। और मेरे वो योद्धा जो इस बार रणभूमि में उतरने वाले हैं, बच्चों डरना मत, तुमने गुरुकृपा की टेस्ट सीरीज की भट्टी में खुद को तपाया है। नीट का पेपर तुम्हारे लिए बहुत आसान बनने वाला है। अपना बेस्ट देना और मेरे योद्धाओं, जाओ और नीट का किला फतेह करके आओ। ऑल द वेरी बेस्ट।